हाँ देखो H2 HCl 2HCl होना चाहिए, जीरो ऑर्डर का बता रहा हूँ। देखो एक बात आती है, साइंटिस्टों ने ये कहा कि H न्यू है ना, लाइट की प्रेजेंस में गैसियस, मैंने क्या बोला, गैस। लाइट कौन सी है? सनलाइट की बात हो रही है, ये सनलाइट की एनर्जी है। इस कंडीशन में गैस क्या होती है? एक्सेस अमाउंट में होती है। गैस है ही एक्सेस अमाउंट में। अपने हवा में देखो कितनी गैस है, बहुत सारी गैस है। ना तो हम Cl2 को मेजरमेंट कर सकते हैं, ना H2 को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए अगर आप रेट लिखोगे ना, रेट, तो क्या आएगा? K Cl2 की पावर 0 और H2 की पावर 0। तो कौन सा ऑर्डर हो गया? जीरो ऑर्डर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जैसे N2 प्लस H2, प्लेटिनम ले लिया यहाँ पे, और फिर NH3, ये 2 है, यहाँ पे 3, ये है। यहां मेटल, ये क्या है? मेटल। अगर मेटल की प्रेजेंस होगी ना, प्रेजेंस का मतलब ये होता है जब मेटल इस पर आए, इस तीर पर आए, मेटल की अगर प्रेजेंस है तो इन गैसियस मॉलिक्यूल का ऑर्डर जीरो होता है। तो ये बातें याद रखना, मेटल की प्रेजेंस में भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो इन दोनों की ऑर्डर कौन सा है? इनका ऑर्डर भी जीरो ही होगा। मतलब आप ऐसे लिखोगे इसको, रेट N2 0 और H2 0। तो दो बातें हमने क्लियर की, एक तो लाइट की प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर होगी और एक मेटल की प्रेजेंस में भी जीरो ऑर्डर ही होगी। क्लियर हुआ है? अब आपको मान लो ऐसे आ जाए क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम में लिख दिया PH3W दे दिया यहाँ पे और P प्लस H2, समझ नहीं बता रहा हूं क्या? मेटल दे दिया गया, W भी मेटल है, इसलिए ये भी कैसे हो गई? जीरो ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि मेटल की प्रेजेंस आते ही हमें जीरो ऑर्डर रखना है। चाहे मान लो इधर NH3 लिख दिया मैंने, तो इधर N2 और इधर H2, तो वही बात है 3 और 2। तो ये W रख दिया यहाँ पे, मेटल क्या रख दिया? W। टंगस्टन बोलते हैं इस W को, W को टंगस्टन बोलते हैं। ये भी जीरो ऑर्डर की, हाँ टंगस्टन, W का होता है टंगस्टन, सबसे भारी मेटल होता है ये, सबसे भारी मेटल। तो ये भी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जांपल। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फैक्टर इफेक्टिंग फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट लिख लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है उसको क्लियर करेंगे। समझना ढंग से। देखो एक बात बताओ, एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी भर दिया हमने, पानी भर दिया और उसमें आपने डाल दिया 1 ग्राम चीनी, शुगर, 1 ग्राम शुगर डाल दी। दूसरा बीकर लिया, उसके अंदर पानी वही है, यहां डाल दिए 100 ग्राम शुगर दे दिए। एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट वो है जो शुरू में है, मतलब यहां शुगर और पानी रिएक्टेंट है, यहां पर भी शुगर और पानी रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन का मतलब यहां पे अमाउंट हो गया, तो यहां रिएक्टेंट ज्यादा है या यहां इस तरफ ज्यादा है? ये A है, मान लो ये B है, B के पास रिएक्टेंट ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा है, देखो 100 ग्राम है चीनी और यहाँ पे 1 ग्राम ही है शुगर। अब आप दोनों को 1 मिनट तक छोड़ दो, मतलब इस पानी में 1 ग्राम चीनी डाल दो और इस पानी में 100 ग्राम चीनी डाल दो, दोनों को 1 मिनट तक छोड़ दो। अब मैंने कहा कि चीनी का 70% डिजोल्व हो गया, ध्यान देना, सुनना बात, चीनी का जो शुगर है उसका 70% 1 मिनट में डिजोल्व हो गया। तो इसमें डिजोल्व हुआ 70%, डिजोल्व हो गया, तो 70% का मतलब हुआ इसका 0.7 डिजोल्व हो गया, 0.7 ग्राम, 0.7 ग्राम डिजोल्व हो गया ना इसका।
और इसका 70% कितना हुआ, मान लो इसका 70 नहीं हुआ, इसका और कम मान लो 60 हो गया, या 70 ऊंची मान लो, इसका लेकिन हो गया 60 ग्राम। ध्यान देना, इसका 70% था 0.7 और इसका 60%, 70% कुछ भी ले लिया, मान लो ले 60 ग्राम। मुझे बताओ ज्यादा डिजोल्व कहां हुआ, यहां चीनी ज्यादा डिजोल्व हुई, यहां दिख रहा है ये। तो कहने का मतलब है जहां चीनी ज्यादा डिजोल्व हुई वहां स्वीट वाटर बनेगा, मीठा पानी बनेगा, और मीठा पानी बन रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा है, बिल्कुल यहां ज्यादा है। लाइन क्लियर हुई क्या? ज्यादा चीनी डिजोल्व होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तो होगी। तो यहां एक बात आई है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, अमाउंट बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। लाइन लिखो, टॉपिक डालो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में लाइन लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, देन concentration of reactant increase, then rate of reaction also increase, then rate of reaction also increase। वही सिंपल से वे में लेता हूं एग्जांपल। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहा हूं मैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। मैंने क्या करा, इसमें चीनी मिला दी, शुगर मिला दिया, इसमें मिला दिया 100 ग्राम शुगर, और इसमें मैंने मिला दिया 100 ग्राम शुगर, दोनों में मैंने 100 ग्राम मिला दिया, 100 ग्राम शुगर मिला दी। अब मैंने इसको तो क्या करा, गर्म कर दिया, गर्म पे रख दिया इसको मैंने, मतलब इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं, इसका T1 है और इसका T2 है, तो टेम्परेचर इसका ज्यादा है क्योंकि मैं इसको गर्म कर रहा हूं। अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं और इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, दोनों को मैंने 1 मिनट बाद मेजरमेंट किया, तो मैं यहां देखूंगा, यहां मान लो 90% शुगर डिजोल्व हो गई, मतलब 90 ग्राम शुगर डिजोल्व हो गई यहां पे, और यहां मैं देखता हूं यहां पर 40 ग्राम शुगर ही डिजोल्व हुई। समझना इस बात को। तो यहां क्या पता लग गया कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो ज्यादा चीनी डिजोल्व हुई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां भी हमें एक बात पता लगती है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दें सिस्टम का या कोई रिएक्शन में, तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। लाइन लिखो, टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। और कई बार जैसे मान लो आपसे रीजन भी पूछ ले कि टेम्परेचर इंक्रीज है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज हो रही है, तो आप उसके लिए एक लाइन लिख लो कि देखो टेम्परेचर अगर बढ़ता है ना, तो जो इनके पार्टिकल हैं, शुगर और चीनी के पार्टिकल, वाटर और वाटर के शुगर और वाटर के पार्टिकल, वाटर और वाटर के पार्टिकल, या फिर शुगर के पार्टिकल, ये आपस में कोलिजन करते हैं, मतलब टक्कर करते हैं। जितनी ज्यादा कोलिजन होगी, टक्कर होगी, डिजोल्व मतलब रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। आप खुद देखो, जब हम चम्मच से किसी चीज को मिलाते हैं ना, चम्मच से जब हम मिलाते हैं तो हम मिलाने से क्या जल्दी वो डिजोल्व हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। उसका मतलब है चम्मच यहाँ पर, अब जब हम डिजोल्व करते हैं ना उसे चम्मच से, तो चम्मच यहाँ पे उन मॉलिक्यूल का कोलिजन इंक्रीज करती है, उनके टक्कर को इंक्रीज करती है, जिससे वो क्या हो जाता है, जल्दी डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पे चाहे से लिख लो एक लाइन, टेम्परेचर इंक्रीज देन कोलिजन इंक्रीज बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज के बिटवीन कोलिजन बढ़ जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज देन कोलिजन इंक्रीज, कोलिजन मतलब होता है टक्कर, कोलिजन इंक्रीज, कोमा ले लो, रिएक्टिंग स्पीसीज, collision increase of reacting species, so rate of reaction increase, so rate of reaction increase, so rate of reaction increase।
एक बात आती है इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, लेकिन हम यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में टेम्परेचर का कुछ इफेक्ट पड़ता है, जो लीच-इटेलियर प्रिंसिपल था एक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, लेकिन उसका हम यहाँ इस स्टेज पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा है, कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो ध्यान देना। आपने ये एक कर्व बनाया, यहां पे रिएक्शन का डायरेक्शन है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, यहां पर लिख दिया मैंने एनर्जी। एनर्जी एक रिएक्शन जो यहां था रिएक्टेंट, ध्यान रखना ये है रिएक्टेंट, यहां था एक रिएक्टेंट, मान लो ये है रिएक्टेंट। जैसे ही रिएक्टेंट कोई भी रिएक्शन को हम जब कराते हैं ना, तो रिएक्टेंट बदलता है प्रोडक्ट में, लेकिन वो ही रिएक्टेंट बदल पाते हैं प्रोडक्ट में जिनके पास प्रोडक्ट में बदलने की कैपेसिटी होती है। कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते, रिएक्टेंट वो ही प्रोडक्ट में बदलेंगे जिनके पास कैपेसिटी होगी। तो देखो कौन वो कैपेसिटी क्या है, मान लो ये ऐसे गया, ये है वो कैपेसिटी, ये रही यहाँ पे, ये है वो कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं ईए, समझना इसको। ये ईए है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम आगे एक थ्योरी आएगी आरेनियस इक्वेशन, उससे मैं समझेंगे, उससे ढंग से समझेंगे। अभी सिर्फ आप ये ईए को ध्यान रखो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी एक तरह की एनर्जी है। ये एनर्जी, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, ये है प्रोडक्ट, समझना अच्छी तरह, प्रोडक्ट। एक व्यक्ति मान लो यहां खड़ा है, अपन जैसे मान लो 4 स्टूडेंट यहां खड़े हैं। अब यहां पर जाना है सबको, तो कुछ स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट क्या करें, चढ़ गए ऊपर और यूं उतर गए, मतलब पहुंच गए। एक स्टूडेंट के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो यहां तक पहुंच पाए, तो वो यहीं पर थक गया, बस ध्यान देना, वो यहीं पर थक गया, तो वो कभी भी यहां नहीं पहुंचेगा। तो एक रिएक्टेंट यहां नहीं पहुंचा, बाकी रिएक्टेंट पहुंच गए। क्यों, कौन पहुंच गया यहां तक, वो स्टूडेंट यहां तक पहुंचे जिनके पास इतनी एनर्जी थी, क्योंकि जो यहां तक पहुंच गया वो यहां तक तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है वो यहां तो पहुंच ही जाएगा आसानी से, यहां जो है वहां वो नहीं पहुंच पाएगा यहां पर। तो वो है एनर्जी। ये ईए का मतलब यही है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो असेंशियल एनर्जी जो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सभी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए। अगर इस ईए से कम होगी ना किसी की एनर्जी, इसकी एनर्जी है ना इससे कम है, यहां तक ये पहुंचा है, तो वो कभी भी प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। इसकी डेफिनेशन, इसकी पूरी डेरिवेशन, इसके न्यूमेरिकल, ये सब हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल, मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। एक्टिवेशन एनर्जी, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। चलो ठीक है, यहां तक तो। यहां क्या है, कैटलिस्ट एब्सेंट, यहां कैटलिस्ट एब्सेंट है। अब क्या हुआ, जैसे ही कैटलिस्ट प्रेजेंट हुआ ना, ये हो गया, ये जो पहाड़ दिख रहा था ना आपको ऊंचा, वो छोटा हो गया। यहां पर क्या हुआ, इस जगह ध्यान देना, इस जगह हो गया कैटलिस्ट प्रेजेंट, यहां कैटलिस्ट प्रेजेंट है। कैटलिस्ट प्रेजेंट होते ही क्या हुआ, जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी, E1 कर लिया मैंने इसको, वो हो गई डाउन, जो डाउन हो गई। डाउन होते ही क्या हुआ, जो व्यक्ति यहां तक पहुंच रहा था ना, जो पहले नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर, वो देखो पहुंच गया। तो हम सिंपल सा देखो, अब ध्यान दो, एक बार बताओ, एक अपन यहां है और इस पहाड़ को पार करके यहां पहुंचेंगे, एक तो एक इस पहाड़ को पार करें, तो तेज कौन जाएगा, तेज जाएगा जो इस वाले रास्ते से जाएगा, मतलब जो कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा जिसके पास। तो वही बात सिंपल है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। देखो छोटा पहाड़ है तो जल्दी पार होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। रीजन क्या है, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, रिएक्टेंट फास्टली प्रोडक्ट में बदलेंगे। पहली बार फास्ट तो जाएंगे, देखो
और दूसरी बात है जो रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहे थे वो भी रिएक्टेंट अब बदल जाएंगे। तो दो फायदा हो गया कैटलिस्ट की प्रेजेंस से। कैटलिस्ट की प्रेजेंस से दो टाइप के फायदे हो गए, एक तो है रिएक्टेंट फास्टली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरा है मैक्सिमम रिएक्टेंट इजीली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो हमें दो लाइन लिखनी है यहाँ पे, लिखो लाइन फिर ये बनाना। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल से। अभी हम इसके बारे में ना डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिखो लाइन इसमें, लिखो इसमें कैटलिस्ट प्रेजेंट इन रिएक्शन, कैटलिस्ट प्रेजेंट इन रिएक्शन, then rate of reaction increase, then rate of reaction increase, then rate of reaction increase because activation energy decrease। देखो कम हो गया activation energy, because activation energy decrease। एक बार वापस बोल रहा हूं, कैटलिस्ट प्रेजेंट इन रिएक्शन देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। फिर लिखो आगे मैक्सिमम रिएक्टेंट इजीली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मैक्सिमम रिएक्टेंट easily convert into product in presence of catalyst, in presence of catalyst, maximum reactant easily convert into product in presence of catalyst। nature of reactant and product, ये कैसे इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को ध्यान देना। इसमें थोड़ी सी हम नॉलेज का यूज करेंगे। तो आपको बताता हूं, जैसे मान लो ये है NO प्लस O2, NO2 बन गया, कोई रिएक्शन दे दी, और एक दे दिया CO प्लस O2, यहां दे दिया CO2। फिर साइंटिस्ट ने जब देखा तो इन्होंने देखा यार ये तो हो रही है फास्ट और ये हो रही है स्लो। ना तो हमने यहां कैटलिस्ट लिए जिससे फास्ट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, ना इन्होंने यहां कंसंट्रेशन बढ़ाई, ना इन्होंने यहां टेम्परेचर बढ़ाया, फिर भी इन्होंने देखा कि यार ये रिएक्शन फास्ट हो रही है, ये स्लो हो रही है। तो वो उस डिटर्मिनेशन पर निकले कि फिर उन्होंने ये रूल दिया। अब क्यों दिया वो समझो। देखो बहुत बेसिक केमिस्ट्री जिनको आती है ना, वो बहुत इजीली ढंग से चीजों को समझ पाते हैं। मैं आपको इन सबके बारे में आगे बताऊंगा कि इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं। लेकिन अगर आपको 11th क्लास ध्यान है तो बीओ निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर BO MOT करके, तो उसमें क्या 11th में तो ये नहीं था अपने सिलेबस में, क्योंकि अपने सिलेबस में ना N2 C2 इनके बारे में O2। लेकिन जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं ना, मैं ट्रिक बता दूंगा जैसे आपको BO निकालने की इनके लिए। तो इस NO का जो बॉन्ड था, ध्यान देना, NO के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। इसकी हम स्ट्रक्चर रेजोनेंस सब पढ़ेंगे P ब्लॉक में। NO का आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और C और O का आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, पहली बात। फिर हम बात करते हैं O2 की, O के बीच में डबल बॉन्ड और इस O के बीच में डबल बॉन्ड आता है। मतलब यहां ये दोनों O तो बराबर है, लेकिन इन दोनों में देखो, इस रिएक्टेंट में देखो क्या अंतर है। देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड, एक चीज बताओ, हम बचपन में कहानी पढ़ते थे कि एक लकड़ी को आप तोड़ दो, दो करो, दो को तोड़ना कठिन है, और तीन करो तो तीन को तोड़ना और कठिन है। वो बोलते ना संगठन में शक्ति है, ऐसे कुछ। तो यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना कठिन होगा इसके कंपेयर। तो यहां इंपॉर्टेंट बात है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यहां ज्यादा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए यहां रिएक्शन हो जाएगी स्लो, और यहां कम बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, दो ही तो हो रहे हैं, इसलिए यहां रिएक्शन फास्ट होगी इसके कंपेयर। तो हम यहां कहेंगे अगर रिएक्टेंट स्पीसीज हाई रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, तो रिएक्शन फास्ट होगी। अगर रिएक्टेंट स्पीसीज लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बोल दो इसको, स्ट्रॉन्ग है, और जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ना कठिन है ही।
तो ये लेस रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहां पर ये रिएक्शन फास्ट होगी और ये रिएक्शन स्लो होगी। तो लाइन लिख लो, इसमें एक लाइन लिख लो, लिखो इसमें लाइन, हाईली रिएक्टिव रिएक्टेंट, हाई रिएक्टिव रिएक्टेंट ऐसे लिखना, हाई रिएक्टिव रिएक्टेंट, अगर हाई रिएक्टिव होगा रिएक्टेंट उसकी बात कर रहा हूं, हाई रिएक्टिव रिएक्टेंट, देन रिएक्शन इज फास्ट, देन reaction is fast because reactant fastly convert into product, because reactant easily convert into product, easily convert into product, easily high reactive reactant, high reactive reactant easily convert into product, easily convert into product, but triple bond present between CO, ऐसे क्लोज ऐसे, but triple bond present between CO, triple bond present between CO, so CO is less reactive reactant, less reactive है, so CO is less reactive reactant, less reactive reactant, और आपको दिख ही रहा है फिर स्लो और फास्ट का डिटर्मिनेशन, CO is less reactive reactant। फिफ्थ पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखो एक बात बताओ, रिएक्टेंट आपने ले लिया लकड़ी, ये लकड़ी है ले ली, और एक ने क्या किया, इस लकड़ी का टुकड़ा कर दिया, बुरादा बना दिया, ये बना दिया बुरादा, देखो बना दिया, ध्यान देना, ये बुरादा है, ठीक है। हाँ देखो वापस, देखो यहां पर आपने एक लकड़ी ले ली पूरी, आपने कहा कि सर इसका सरफेस एरिया मान लो इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 सेंटीमीटर और इसका 1 सेंटीमीटर, मतलब टोटल सरफेस आपको 4 सेंटीमीटर दिख रही है, और मैंने यहां बना दिए, इसके 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 और 4 टुकड़े कर दिए। फिर मैंने कहा इसका क्या है, तो आप बोलोगे सर हाफ है, इसका हाफ है, इसका हाफ है, इसका हाफ है, हाफ सेंटीमीटर हो गया ना ये, तो ये तो हो गए 4 सेंटीमीटर, ये तो एक्स्ट्रा ये भी तो सरफेस बच गई। क्लियर हुई क्या बात, ये क्लियर हुई क्या बात, मतलब आपने इसके 4 टुकड़े किए तो ये सरफेस एरिया ज्यादा बन गया क्या, इन दोनों में सरफेस एरिया ज्यादा किसका है, ज्यादा है ना, क्योंकि आप खुद ही देखो ना, एक तो पूरा ये चीज है, जो आप किसी डब्बे को काटते हो तो कटी हुई जगह भी तो सरफेस एरिया में निकल गई, तो यहाँ ये कटी हुई सरफेस है, सरफेस एरिया में निकल गई। तो अब अगर हम दोनों को चलाएं, देखो आप हाथ ध्यान रखो, लकड़ी को जला रहे हो एक तो, और लकड़ी का एक बुरादा जला रहे हो, तो जल्दी बर्न कौन करेगा, ये बुरादा करेगा, ये सिंपल सी बात है, करेगा ना जल्दी बर्न, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो हम सिंपल सी लाइन लिखेंगे कि अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। समझ में आ गया होगा ये? तो हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज, लिख लो लाइन, सरफेस एरिया इंक्रीज ऑफ रिएक्टेंट, surface area increase of reactant, then rate of reaction also increase, surface area increase of reactant, then rate of reaction also increase, then rate of reaction also increase। एग्जाम्पल लिख लो एक एग्जाम्पल, ए लॉन्ग ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी, ए लॉन्ग ऑफ वुड बर्न स्लोली, मतलब एक बड़ी लकड़ी स्लो बर्न होगी,
ए लॉन्ग ऑफ वुड बर्न स्लोली but if it is cut into a small wooden chip वापस बोल रहा हूं, but if it is cut into a small wooden chip कोमा लगाओ, the burning process take place rapidly, मतलब फास्ट हो जाएगी, बहुत तेजी से जल जाएगी। क्लियर हुआ के